जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार, राम राम। दोस्तों मैं आपकी आज के हमारे यूसुफ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए आज कक्षा 8 और 10th की किताब में से आपके लिए आज का टॉपिक लेके आया हूँ, आपके लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद। दोस्तों मैंने उन सभी अनुच्छेदों को अध्ययन करके उनमें से जो मोस्टली जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन अनुच्छेदों को मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सारे अनुच्छेद आपको देखना किस प्रकार से याद होते हैं। देखते जाओ, आप जुड़े रहिए हमारे साथ अगले 15 मिनट। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। दोस्तों जब हमारा संविधान बन के तैयार होता है उस समय इसमें 395 अनुच्छेद थे टोटल। फिर क्या होता है दोस्तों, बाद में कुछ संविधान संशोधन द्वारा ए बी सी इस प्रकार से करके इसमें टोटल अभी 450 प्लस है अभी। तो इस प्रकार से ए बी सी हम सभी संविधान अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे और किस प्रकार से सारे अनुच्छेदों को हम किस प्रकार से याद करेंगे। दोस्तों हम जो अनुच्छेद है उसको सीधे तरीके से याद करते हैं तो हमें याद करने में परेशानी आती है। हम इसको कुछ भागों में डिवाइड करके हम इसमें विभाजन करके इन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को याद करेंगे। देखते हैं किस प्रकार से ये हमें याद करना है। दोस्तों हमारे संविधान में जो भाग फर्स्ट है वह अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। दोस्तों इसमें पहले में क्या बताया गया है, दूसरे में क्या बताया गया है और तीसरे में क्या बताया गया है। दोस्तों पहला वाला है, इसको बताया गया है भारत राज्यों का संघ है। दोस्तों पहले अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। दूसरे अनुच्छेद में राज्यों की स्थापना, निर्माण या स्थापना। दोस्तों अनुच्छेद 2 और 3 में दोस्तों राज्यों की स्थापना और निर्माण से संबंधित बात बताई गई है। दोस्तों दोनों में जब राज्यों के निर्माण और स्थापना से संबंधित बात बताई गई है तो वे दोनों में अंतर क्या है वो इस प्रकार से क्या है। देखो इन दोनों में अंतर। दोस्तों अगर जब कोई दूसरे देश का कोई संघ या राज्य हमारे देश में सम्मिलित किया जाता है तो अनुच्छेद 2 के तहत किया जाता है। और उसके बाद में अनुच्छेद 3 में नाम, क्षेत्र, निर्माण आदि से संबंधित राज्यों के या निर्माण बोल दो या स्वरूप में जो परिवर्तन किए जाते हैं वो अनुच्छेद 3 के तहत किए जाते हैं। दोस्तों जो बाहरी देशों से जुड़े जाते हैं अनुच्छेद 2 और जो अपने देश के, जैसे कि हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग होकर जिस प्रकार से तेलंगाना का निर्माण किया गया वो अनुच्छेद 3 के तहत ही किया गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि भाग फर्स्ट के ये तीनों अनुच्छेद और भाग 4 अनुच्छेद 4 में दोस्तों उनको किस प्रकार से क्रियान्वित करना है वो अनुच्छेद 4 में बताया गया। दोस्तों तो इस प्रकार से आपको उम्मीद करता हूं कि आपको भाग फर्स्ट याद भी हो गया होगा। 1 2 3 भारत राज्यों का समूह होगा। राज्यों की स्थापना, निर्माण और नाम, क्षेत्र, निर्माण या स्वरूप में परिवर्तन, ये अनुच्छेद 3 के संबंध में। दोस्तों अब मैं हमारे अनुच्छेद के भाग 2 के बारे में बात करता हूं। भाग 2 में दोस्तों नागरिकता। भाग 2 में दोस्तों नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के इसमें नागरिकता से दोस्तों एग्जाम में टॉपिक क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, पूछा जाता है। तो ये पूछा जाता है कि नागरिकता का वर्णन कौन से भाग में है, तो आप बताना दोस्तों भाग 2 में, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। तो ये बेसिकली रूप से आपको याद होना चाहिए दोस्तों।
उसके बाद में दोस्तों भाग 3 में हमारे भाग 3 जो कि 12 से अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, इसमें हमारे मौलिक अधिकार। दोस्तों मैंने मौलिक अधिकार और इसमें हम भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में हमारे मौलिक दोस्तों आप चाहता हूं नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों ये मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसको अभी यहाँ पर बेसिकली रूप से आप याद रख सकते हैं। 12 से 35 भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व। मैं इसको अगले वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक इसमें हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं दोस्तों। इसके बाद में इसको अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, इसलिए इसको यही रखते हैं दोस्तों। इसके बाद में हमारे हम भाग 4 ए के 51A में हमको हमारे मौलिक कर्तव्य। दोस्तों हमारे भाग 4 के 51A में हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। ये हमारे मूल संविधान में नहीं था दोस्तों। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था दोस्तों। और उसके बाद में ये 51A में भाग 4 के 51A में इसको रखा गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। भाग 1 में भारत राज्यों का संघ है, 2 में राज्यों की स्थापना और निर्माण, अनुच्छेद 3 में नाम, क्षेत्र और निर्माण वो स्वरूप, भाग 2 में आपके 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के आपको यहाँ से ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों भाग 3 में 12 से 35 मौलिक अधिकार, इसके मैं आप अगली वीडियो में बताऊंगा। नीति निर्देशक दोस्तों अलग से वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, नेक्स्ट वीडियो इसी पे होगा। उसके बाद में दोस्तों भाग 4 ये 51 ऐसे मौलिक कर्तव्य है हमारे। ये 42 संविधान 1976 में जोड़ा गया दोस्तों। इसके बाद में आते हैं दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, उसको मैंने इसमें हाईलाइट किया है, इसमें आपको जोड़ा है किस प्रकार से। देखो दोस्तों याद करते हैं हम इसको, इस प्रकार से याद करते हैं। देखो दोस्तों कुछ अनुच्छेद 4 यहाँ रखे हैं और मैंने इसका एक भाग दोस्तों ये यहाँ पर रखा है। 4 यहाँ है राष्ट्रपति से संबंधित और 4 यहाँ पर है। पहले दोस्तों इसको यूं याद करेंगे, फिर इसको ऐसे याद करेंगे। पहले ऐसे देखते हैं, राष्ट्रपति से संबंधित 52, 53, 54 और 61। 52, 53, 54 और 61, 52, 53, 54 और 61 दोस्तों। इस प्रकार से हम याद करेंगे। उसके बाद में 52 में बताया गया दोस्तों भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि इसके राष्ट्रपति का पद का वर्णन इसमें कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद में दोस्तों 53 में इसके कार्य व शक्ति के बारे में बताया गया दोस्तों कि क्या क्या इसको शक्तियां प्रदान की गई, क्या क्या इसके कुछ कार्य है, इसके बारे में हमें बताया गया है दोस्तों। उसके बाद में 54 में राष्ट्रपति को किस प्रकार से निर्वाचन होगा, इसका निर्वाचन हो गया तो किस प्रकार से इसको हटाया जाएगा, इसके महाभियोग के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को मृत्यु दंड से लेकर और सभी अपराधों तक यहाँ पर समाधान की शक्ति प्राप्त है दोस्तों। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्राप्त है। और अनुच्छेद 85 में लोकसभा विघटन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सहयोग से लोकसभा का विघटन करने की राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आता है हमारे 1, 2 और 3।
2 और 3। इसमें आता है दोस्तों अध्यादेश। दोस्तों 123 के अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। अध्यादेश को देखो दोस्तों, इसको हम किस प्रकार से याद करेंगे। हाँ, संसद के 3 स्तंभ होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। दोस्तों ये इस प्रकार से समझते हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसे मान लो सर ये संसद है, इसमें दोस्तों राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा है। ये तीनों दोस्तों किसी बिल को पास करने के लिए या इस प्रकार से कोई ऐसी समस्या आ जाए जिसके लोकसभा की बैठक नहीं हो पा रही है, राज्यसभा की नहीं हो पा रही है, लोकसभा की नहीं हो पा रही है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति अकेले ही अध्यादेश जारी करते हैं। यानी कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 की शक्ति एक में, जब एक व्यक्ति में नहीं तो जाती है तो वो कहलाता है दोस्तों अध्यादेश जारी करना। तो ये दोस्तों यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से ये याद हो गया होगा कि 1 नहीं, 2 नहीं, वो 3 व्यक्तियों की एक ही में शक्ति इस प्रकार से आ जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में अनुच्छेद 143 में ये राष्ट्रपति सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। इस 143 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि इन सलाह को ये मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसको अगर अच्छी लगे तो लगे अच्छी तो इसको हम मान सकते हैं, लेकिन इसको मानने के लिए हम बाध्य नहीं है। दोस्तों उसके बाद में आता है हमारा उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद बहुत ही इजी है दोस्तों, 63 और 64। ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद 63 और 64। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का दोस्तों पद दिया गया है, और अनुच्छेद 64 के तहत यह उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा दोस्तों। यह राज्यसभा का सभापति होगा दोस्तों। इसी कारण उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वह उपराष्ट्रपति का न मिलकर वह राज्यसभा के सभापति के रूप में इसको वेतन प्राप्त होता है दोस्तों। उसके बाद में उम्मीद करता हूं कि आपको ये 4 और ये 2 याद होंगे। उसके बाद में दोस्तों हम आते हैं संसद पर। संसद को किस प्रकार से याद करते हैं दोस्तों। पहले अनुच्छेद 79 में देखते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 79 में यह बताया गया है कि भारत में एक संसद होगा। अनुच्छेद 79 के तहत यह बताया गया है कि भारत में एक संसद होगा दोस्तों। संसद के कुल 2 सदन है दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। तो दोस्तों वही हो जाएगा, 79 में संसद होगा, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक आपको 79, 80, 81 ये सब आपको याद होंगे। बहुत ही आनंद आ रहा होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि आपको किस प्रकार से वीडियो समझ में आ रहा है। अब दोस्तों हम यहाँ से बात करते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। ये भी दोस्तों संसद के मैंने 3 तो यहाँ बांटे हैं, इसको इस प्रकार से हम डिवाइड कर करके दोस्तों पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ जगह कम है इसलिए मैं इधर बना देता हूँ। देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से यह आता है मुझसे 100। देखते हैं दोस्तों इसको किस प्रकार से हम याद करते हैं। इसको
यहाँ से इस प्रकार से याद करते हैं कि यहाँ से 100 है, इसको दो भागों में विभाजित कर लेंगे हम 50 और 50। इसको हम दो भागों में बांटेंगे, इसको 50 और 50, 50 और 50 में दो भागों में बांट लेंगे। यानी कि दोस्तों दो भागों में बांटने के बाद में अगर कोई लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ऐसा कोई बिल पास होता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मत बराबर 50 और 50 हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देते हैं दोस्तों। तो इसमें यही बात बताएगी कि जब 50-50 हो जाए, दोनों के बराबर हो जाए, तब लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देते हैं। इसमें ये बताया गया है दोस्तों लोकसभा का सभापति का अनिर्णायक मत। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से अनुच्छेद 100 के तहत अध्यक्ष महोदय अपना निर्णायक मत देते हैं दोस्तों। ठीक है, अध्यक्ष महोदय अपना निर्णायक मत देते हैं दोस्तों। 105 के तहत दोस्तों 105 के तहत संसद को 105 के तहत दोस्तों संसद को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, उसी का वर्णन अनुच्छेद 105 के तहत लिखा गया है दोस्तों। उसके बाद में 108 में दोस्तों संयुक्त अधिवेशन दोस्तों 108 के तहत राष्ट्रपति महोदय संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन सम्मिलित होते हैं। उसे दोस्तों संयुक्त अधिवेशन करते हैं, जो कि राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। उसके बाद में दोस्तों 110 में 110 के तहत धन विधेयक 110 के तहत अनुच्छेद 110 के तहत यही बताया गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसी का निर्माण 110 के तहत होता है। और दोस्तों कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह लोकसभा अध्यक्ष तय करता है दोस्तों। ये भी चीज ध्यान रखना साथ के साथ कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में 112 के तहत दोस्तों बजट 112 के तहत जो वार्षिक बजट है, जो वार्षिक बजट पेश किया जाता है, उसी की समीक्षा की गई इसमें 112 के तहत। और 113 के तहत दोस्तों 113 के सहित समक्ष लेखानुदान। ये देखो दोस्तों क्या होता है, इसके पहले यहाँ पर वित्त विधेयक 116 के तहत लेखानुदान और 117 के तहत वित्त विधेयक दोस्तों। लेखानुदान वो होता है दोस्तों कि जो बजट वार्षिक बजट में नहीं रखा जाता, वो लेखानुदान में रखा जाता है। यानी कि कोई और कार्यों में खर्च हो रहे हैं, जो बजट जो पैसे वित्त जो और कार्यों में खर्च हो रहे हैं, वो इसमें लेखानुदान में रखा जाता है दोस्तों। वित्त विधेयक 117 में दोस्तों। तो यहाँ से आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं दोस्तों कि धन विधेयक 110 के तहत और वित्त विधेयक 117 अनुच्छेद 117 के तहत। उसके बाद में दोस्तों इस प्रकार से ये दोनों इस प्रकार से यहाँ से याद कर सकते हो आप बजट जो कि अनुच्छेद 112 के तहत है, और लेखानुदान जो कि बजट में नहीं है, उसे लेखानुदान कहा जाता है, वो 116 में। तो दोस्तों यहाँ से इस प्रकार से इनको याद करेंगे और इसको याद किया हमने। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा और याद भी हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास इसके बाद में हम दोस्तों आगे के अनुच्छेदों पे चर्चा करेंगे दोस्तों। इसी के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है,
डाल रखा है मैंने, उसमें वहाँ जाएं और आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े और आपको वहाँ पर एजुकेशन संबंधित कुछ नोट्स प्रोवाइड किए करवाई जाएंगे। इससे संबंधित आप सभी बच्चों को लाभ मिले इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम लिंक पे जाकर वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। उसी के साथ साथ दोस्तों मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है उसी से भी जुड़े आप। वहाँ से मैं आपको कुछ PDF फाइल वो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, उसका आपको लाभ मिले। इसी के साथ दोस्तों यह मेरे व्हाट्सअप नंबर है, अपने चैनल के व्हाट्सअप नंबर है, उस पर जाएं और आप इससे जुड़ें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।